जबलपुर जिले के कलेक्टर की कमान संभालने के बाद दीपक कुमार सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के संबंध में चर्चा की। कलेक्टर ने किसानों से प्रशासन का सहयोग करने की बात कहते हुए कहा कि किसान गलत तरीके से धान खरीदी के लिए प्रेशर न बनाए। उन्होंने कहा कि किसान कुछ स्वार्थी लोगों की कठपुतली न बने। सरकार ने धान खरीदी के लिए पर्याप्त खरीदी केंद्र बनाए हैं। जरूरत पड़ी तो और भी खरीदी केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कई जगह खराब धान को खपाने के लिए अच्छी धान में मिक्स कर दिया गया है। सभी ब्लैक लिस्टेड वेयर हाउस से धान उठाकर अधिकृत केंद्र में ले जाएं। हम लोगों ने उपार्जन में पहले क्या होता था कि किसान को उपार्जन केंद्र पे जाना पड़ता था। उपार्जन केंद्र पे जाके वो लाइन में लगता था, अपनी ट्रॉली करके बैठा है, फिर नंबर का वेट कर रहा है, फिर बहुत सारी समस्याएं उसको आती थी। 2012 में हमने प्रयोग करना चालू किया कि हम किसानों को SMS करेंगे। हमने एक कोटा बनाया कि एक उपार्जन केंद्र पे 10-12 किसान आ सकते हैं, तो हर दिन हम 10-12 किसानों को SMS करते हैं कि आप अपना माल लेके उस उपार्जन केंद्र पे जाओ और फिर वहाँ जाके अपने माल की तुलाई करा लो। इसको हमने और रिफ़ाइन किया 2018 में, जब मैं डायरेक्टर फूड बना तो हमने इसको और रिफ़ाइन किया। और रिफ़ाइन करके हमने स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था चालू की। स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था कैसी रही कि जैसे आप टॉकीज में टिकट बुक करते हो ना, तो क्या होता है, टॉकीज में आप जब टिकट बुक करने जाते हो ऑनलाइन तो आपको खाली सीटें दिख जाती हैं, तो जो खाली सीट दिख जाती है उसका आप टिकट बुक कर लेते हो। तो वैसी की वैसी व्यवस्था ही हमने किसानों के लिए की कि आप स्लॉट बुकिंग करिए। आप स्लॉट बुकिंग में भी हमने ये नहीं कहा कि आपको इसी टॉकीज में जाना। पूरे तहसील में जितने उपार्जन केंद्र हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, आप किसी भी उपार्जन केंद्र पर जा सकते हो और उपार्जन केंद्र पर जाके आप स्लॉट बुक कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कि आप कितनी तारीख को आओगे, कितने बजे आओगे और कितना माल लेके आओगे। तो आपके स्वागत की हम पूरी तैयारी करेंगे और आपका सम्मान खरीदेंगे। जब आपने रवि में देखा होगा कि स्लॉट बुकिंग से पहले क्या होता था, जो सोसाइटी के लोग थे या वेयर हाउस के लोग थे, ये किसानों के ऊपर हावी रहते थे कि हमारी इच्छा होगी तो तोलेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं तोलेंगे, तुम इंतजार करो, तुम्हारा नंबर आएगा तब करेंगे। पर स्लॉट बुकिंग से क्या हुआ, और वेयर हाउस की संख्या बढ़ने से जो किसान जो है वो अपर हैंड पे आ गया। अब किसान को लोग लेके आने लग गए, कहने लग गया कि डीजल का पैसा देंगे, पंगत लगने लग गई वेयर हाउस पे, खाना मिलने लग गया, चाय पानी होने लग गई कि भाई तुम हमारे यहाँ आ जाओ तो हमारे यहाँ तुमको अच्छी व्यवस्था रहेगी। तो किसान को जब भी अपने घर से सामान लेके निकलना है तो उसको स्लॉट बुकिंग करा के निकलना चाहिए। पूरे मध्य प्रदेश में 55 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी होना है। अभी 25 लाख मेट्रिक टन की धान की खरीदी हुई है। 30 लाख मेट्रिक टन धान जो है वो अभी भी किसानों ने अपने खलिहानों में, अपने घरों में रखा हुआ है। उन किसानों ने तो बगैर स्लॉट बुकिंग कराए गोदाम में लाके माल नहीं पटक दिया। इसके अलावा एक बात और आपको समझने की है कि जब उपार्जन केंद्र चलता है तो उपार्जन केंद्र में आपको स्लॉट बुकिंग करके जाने की इजाज़त है। यदि आप बगैर स्लॉट बुकिंग कराए उपार्जन केंद्र पे पहुंच गए तो उपार्जन केंद्र वाला कहेगा कि मैं नहीं खरीद सकता क्योंकि आपने स्लॉट बुकिंग नहीं कराई। मेरी बात सुनिए। यहाँ क्या हुआ कि ना उपार्जन केंद्र बना, ना स्लॉट बुकिंग हुई और भाई लोगों ने ले जाके सामान पटक दिया। अब ये पटका है, मतलब मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, पटका है वो गोदाम मालिक की सहमति के बगैर कोई आदमी नहीं पटक सकता। ये बात अलग है कि गोदाम मालिक की मौन सहमति हो सकती है, उसकी मुखर सहमति हो सकती है। अब यदि उससे वहाँ पटका है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा करे। अब कुछ लोगों का खलिहानों में पड़ा होगा, कुछ लोगों का गोदामों में पड़ा होगा, कुछ लोगों का कहीं भी पड़ा होगा, तो जिसका माल है उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा करे। वो हम खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये पूरा मध्य प्रदेश में बिल्कुल एक नए तरह का ट्रेंड हुआ कि जबकि उपार्जन केंद्र बना ही नहीं, किसानों ने स्लॉट बुकिंग की नहीं, गोदामों में माल इकट्ठा हो गया, बोरों में भरा गया, उसकी स्टैकिंग हो गई। जबकि उसकी पूरी एक प्रोसेस है। पहले उपार्जन केंद्र बनता है, उपार्जन केंद्र बनने के बाद स्लॉट बुकिंग होती है, स्लॉट बुकिंग होने के बाद किसान अपना माल लेके आता है। जब किसान अपना माल लेके आता है तो उसकी गुणवत्ता का परीक्षण होता है कि ये FAQ है कि नॉन FAQ है। यदि नॉन FAQ होता है तो उसको कहा जाता है कि इसको अपग्रेड करके लाओ। FAQ होता है तो उसकी तुलाई होती है, तुलाई होने के बाद बोरों में भराई होती है, बोरों में भरने के बाद उसमें टैग लगता है उस टैग में किसान का कोड नंबर लिखा रहता है, मतलब हर बोरे से आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये माल किस किसान का है, उसमें टैग लगता है। फिर उपार्जन केंद्र पे रजिस्टर भी लिख के रखते हैं कि उस पर इस किसान का इतने बोरे हैं, इसको करके फिर उसका हैंडलिंग चालान बनता है। हैंडलिंग चालान बनने के बाद जो सोसाइटी है वो गोदाम के अंदर जाके स्टेकिंग बनाती है। फिर उस स्टेकिंग की एक बार फिर से जो मार्कफील्ड है उसकी जांच होती है, वो एक्सेप्टेंस नोट जारी करता है और एक्सेप्टेंस नोट जारी होने के बाद फिर पेमेंट होता है।
इतनी प्रोसेस है, इतनी सारी प्रोसेस को बाईपास करने के बाद वो सीधा गोदाम में माल इकट्ठा हो गया। जनता का पैसा है, देखो ये ऐसा पैसा नहीं है कि आप लुटाए जाओ, किसी को भी दिए जाओ। तो हमको पहचान करना पड़ेगी कि वास्तव में जिन किसानों को आया है वो वास्तविक किसान कौन है, कितनी मात्रा में वो लेके आए हैं, और उनका FAQ है कि नॉन FAQ है। इसमें एक बड़ी दिक्कत मैं आपको बताऊं पर्टिकुलर इन केसेस में क्या है, जो मतलब मैं पिछले 2 दिन से सोच रहा हूँ कि भाई इसको मैं कैसे शॉर्ट आउट करूँगा। आप जैसे किसान हो, आपके 5 खसरे हैं, 5 में से क्या किया कि आपने 3 खसरों पे धान लगाई और 2 आपने छोड़ सकते हो आप, क्योंकि आप अपने हिसाब से देखते हो कि भाई कितने पे मैं मेहनत कर सकता हूँ, कितने पे नहीं कर सकता। अब हो क्या रहा है कि जो इसमें जो चक्कर समझ में आ रहा है वो ये हो रहा है कि आपने पंजीयन कराया अपने 3 खसरों का, बाद में आपके 2 खसरे छूट गए क्योंकि आपने धान बोई नहीं थी। किसी भाई को मालूम पड़ा कि यार इनके 2 खसरे छूट गए, 2 खसरों का उसने सिकमी नाम से पंजीयन कर लिया, ना आवेदन है, ना सिकमी नामा है, ना कोई कागज़ है तो उस पर दस्तखत भी नहीं है वगैरह वगैरह। तो अब आपसे मैं खरीदूंगा तो आपके 3 खसरों का ही खरीदूंगा ना, दो जो आपके खसरों पे फर्जी पंजीयन हो गया उसका क्यों खरीदूंगा, कि वो भी जनता का ही पैसा है। बहुत हज़ारों करोड़ रुपए इसमें लगता है, छोटा मोटा फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, बहुत बड़ा पैसा सरकार इसमें खर्च करती है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि हम वास्तविक कृषक का और FAQ माल बिल्कुल खरीदेंगे और पूरी जांच के बाद खरीदेंगे। और कुल मिला के करीब 5.5 लाख के आसपास की धान की खरीदी होगी, 5.5 लाख के आसपास। लास्ट टाइम अपना 5,30,000 के आसपास हुआ था। इस बार उम्मीद है कि वो टारगेट नहीं रहता, देखिए कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लगभग 5 लाख के आसपास होगी। उसके अनुपात में यदि आप इसकी जो धान पड़ी हुई है वो करीब 41,500 मैट्रिक टन है। 41,500 मैट्रिक टन मतलब लगभग 8% के आसपास उसका एवरेज निकलता है। थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए गलती किसान की भी है कि उसने गोदाम मालिक पर भरोसा किया, गोदाम मालिक की भी गलती है कि या तो लालच में उसने किया या किसी दूसरे का माल खपाने के लिए उसने किया, क्योंकि वहाँ एवरेज प्रॉपर नहीं आया, तो उनकी भी गलती है और हमारी भी गलती है। हमारी गलती है कि हमको किसानों को जागरूक करना चाहिए था कि आप स्लॉट बुकिंग करके ही आप भेजें। हमको किसान अपने वेयरहाउस वाले को ताकीद करना चाहिए था कि आप बगैर जब तक उपार्जन नहीं हो जाए आप मत रखिए। हमारे लोगों ने इसमें गलती की तो शहीद भी हुए, ऐसा नहीं है, मतलब सबसे पहले मैंने हमारे लोगों को ही उड़ाया। तो यदि कोई गलती की है उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगी यदि आपको कहा है। अब गलती किसानों से भी हुई है और वेयरहाउस वालों से भी हुई है, उस गलती को सुधारने में थोड़ा सा समय लगेगा। उपार्जन की जो तारीख है अभी भी 19 जनवरी तक लोग बेचेंगे इसे। जब तक ये किसानों का निराकरण नहीं हो जाएगा हम उपार्जन की तारीख भी आगे बढ़वा लेंगे। आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 36 गोदामों में धान रखा हुआ है ये अनियमित तरीके से रखा हुआ है, अवैधानिक तरीके से यहाँ पर पटका गया है, और जो एक एवरेज पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से, जबलपुर के हिसाब से निकलता है, इसमें काफ़ी सारी विसंगति है। माल की मिक्सिंग हो चुकी है, उसमें नॉन FAQ के साथ FAQ माल भी मिल चुका है। आपको मैं बड़ा सिंपल सा एक उदाहरण दूँ कि यदि दूध है और दही है, ठीक है, यदि आप दूध के बर्तन में 1 चम्मच भी दही मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी दही हो जाएगा। यदि FAQ माल में आप नॉन FAQ का एक बोरा डाल दोगे तो क्या होगा, सारा का सारा नॉन FAQ होगा। तब इन्होंने क्या किया कि उसको मिक्सिंग कर दी। मिक्सिंग करने का पर्पज़ बड़ा सीधा समझ में आता है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 कुंटल और 160 कुंटल का रेशो जो निकल के आ रहा है, मिक्सिंग करने का पर्पज़ यही समझ में आता है कि आप मिला दो तो फिर जाँच हो ही नहीं पाएगी, फिर सब प्रेशर करेंगे और सबको खरीदना पड़ेगा। मैं किसानों को ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि यदि किसानों को जल्दी है वो अपना जहाँ भी उन्होंने रखा है वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। हमने नज़दीक में उपार्जन केंद्र बना दिए हैं, उस उपार्जन केंद्र पर जाके बेच सकते हैं। यदि इसके लिए किसी अन्य उपार्जन केंद्र की आवश्यकता होगी तो वो भी हम खोल देंगे वहाँ, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि उनको लगता है कि परिवहन कराने में उनको दिक्कत है तो फिर थोड़ा सा हमको समय दें, हमको पूरी जाँच कर लेने दें, ठीक तरीके से पहचान कर लेने दें कि किस किसान का है, और ठीक तरीके से इस बात की पहचान कर लेने दें कि FAQ कौन सा है और नॉन FAQ कौन सा है। FAQ होगा, वास्तविक किसानों का होगा, हम बाकायदा उसको खरीदेंगे। इसमें मैं किसानों से सहयोग की अपील कर रहा हूँ। जो निहित स्वार्थी तत्व है, जो कि क्लियर कट समझ में आ रहा है कि जिन्होंने अपने लालच के कारण किसानों को भी फंसाया, उनके प्रभाव में आके जबरदस्ती धरने पे बैठ के और उस पर बैठ के मतलब प्रेशराइज करने की कोशिश ना करें। हम खुद कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ के खरीदेंगे। और मैं आज जाऊँगा पाटन, आप कह रहे हैं पाटन धरने पे बैठे लोग, मैं जाके बात करूँगा। मुझे लगता है लोगों को समझ में आएगी ये वाली बात कि इस तरीके से प्रेशर डेवलप करने से कुछ नहीं होगा। उनको भी सहयोग करना चाहिए, हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
मौके पे आके किसान बता दें कि साहब ये मेरा माल है, FAQ है तो हम खरीद लेंगे, नॉन FAQ है तो उसको ठीक कर लेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होने की बात है। आप में से कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी किसान नहीं चाहेगा कि हम नॉन FAQ खरीदें, क्योंकि यदि हम नॉन FAQ खरीदेंगे तो होगा क्या उसको, तो ये आपके घर में ही पहुँचेगा ना, उससे चावल बनेगा और कंट्रोल की दुकान के माध्यम से आपके घर में ही पहुँचेगा। तो क्या आप ये चाहोगे कि आपके बच्चे और आपके परिवार के लोग जो है नॉन FAQ माल खाएँ? बता दें कि हाल ही में जबलपुर में किसानों और वेयरहाउस एसोसिएशन ने मिलकर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया था। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।